मौसी के घर आने के बाद से चाचा मुझे रात में अपने कमरे में सुलाने लगे थे। एक बार जब मैं मौसी और चाचा के बीच सो रही थी तो चाचा ने अचानक मेरे शरीर पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। मैं अभी अभी युवा अवस्था में कदम रख रही थी। चाचा के स्पर्श से मैं डरकर उठ गई। उठते ही मेरी नजर चाचा पर पड़ी, जो मेरे शरीर पर हाथ फेरते हुए किसी और ही रूप में दिख रहे थे। मुझे जागता हुआ देखकर उन्होंने बिस्तर के किनारे को पकड़कर वहीं रात भर जोर से मैं कांचन, हाल ही में मौसी मुझे अपने घर ले आई थी। मौसी के साथ उनके घर आने का कारण कुछ अलग ही था। मैं गर्मियों की छुट्टियों के लिए मौसी के पास नहीं आई थी। सुवर्णा मौसी मेरी माँ की दोस्त थी। कुछ घंटों पहले ही घर पर माँ का फोन आया था कि सुवर्णा मौसी मुझे लेने आएगी और मुझे कुछ दिनों के लिए उनके घर पर रहना होगा। मेरे माँ पिता दोनों नौकरी करते थे। माँ का कुछ दिन पहले ही तबादला हुआ था। जिस गांव में उनका प्रमोशन हुआ था वहां बिजली और पानी की सुविधाएं ज्यादा अच्छी नहीं थीं। नौकरी ज्वाइन करने से पहले माँ उस गांव में जाकर आईं और वहां की स्थिति देख ली। गांव की स्थिति जानने के बाद पिता ने माँ से कहा कि प्रमोशन वाली जगह का तबादला करवा लें। इसके लिए माँ को अपनी मुख्य शाखा मेन ब्रांच जाना पड़ता। इसी वजह से माँ पिता दोनों उनकी मुख्य शाखा गए। वहां से लौटते समय उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। जब वे घर से निकले थे तो सुबह का समय था, लेकिन शाम तक भी वे घर नहीं पहुंचे थे। शाम को मुझे माँ का फोन आया और तब मुझे पता चला कि माँ और पापा के साथ क्या हुआ। जहां उनका एक्सीडेंट हुआ वह जगह हमारे घर से बहुत दूर थी। माँ ने कहा कि उनकी हालत थोड़ी ठीक है, लेकिन पापा को 1 महीने तक अस्पताल में भर्ती रहना होगा। माँ ने मुझसे कहा कि मैं चिंता न करूं और जब तक वे घर नहीं आते मैं उनकी दोस्त सुवर्णा के घर पर रहूं। उन्होंने बताया कि सुवर्णा मुझे लेने आ रही है। माँ का फोन रखे हुए थोड़ी ही देर हुई थी कि सुवर्णा मौसी मुझे लेने आ गई। मौसी को देखते ही मैं उनसे लिपटकर बहुत रोई। उन्होंने मुझे कुछ कहने से पहले ही सब कुछ बता दिया। मौसी ने कहा, मुझे सब पता है, तुम्हारे माता पिता जल्दी ही घर आ जाएंगे। उन्होंने मुझे शांत किया और अपने साथ ले गईं। उस दिन मैं पहली बार मौसी के घर गई थी। इससे पहले मैंने केवल उनका नाम सुना था। मुझे अपना घर छोड़कर कहीं और जाना कभी पसंद नहीं था, लेकिन अब ऐसी स्थिति आ गई थी कि मुझे मौसी के घर जाना पड़ा। उनके घर पहुंचते ही मेरी मुलाकात उनके पति से हुई। चाचा तो बहुत ही प्रेम भाव वाले इंसान थे। जब उन्हें मेरे माता पिता के बारे में पता चला तो उनकी आंखें भर आईं। चाचा ने मुझे प्यार से अपने पास बुलाया और कहा, यहां तू बिना किसी झिझक के रह। अगर तुझे कुछ चाहिए हो तो बेझिझक मुझे बता। चाचा मौसी के सामने मेरे साथ अच्छे से व्यवहार कर रहे थे, लेकिन यह मुझे नहीं पता था कि यह उनका असली स्वभाव है या सिर्फ दिखावा। मुझे तो वे बहुत अच्छे लग रहे थे, लेकिन धीरे धीरे चाचा का असली चेहरा मेरे सामने आने वाला था, जिसका मुझे अंदाजा नहीं था। मैं 16 साल की थी। अभी कुछ दिन पहले ही मेरे 10वीं के पेपर खत्म हुए थे और मैं अपनी छुट्टियों का आनंद ले रही थी। तभी हमारे घर में इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई। जब मैंने सुना कि मेरे माता पिता सुरक्षित हैं तो मुझे थोड़ी राहत मिली, लेकिन मेरे चेहरे की मुस्कान पूरी तरह से गायब हो गई थी। अगले दिन सुबह मैं तैयार होकर हॉल में टीवी के सामने बैठी थी, लेकिन टीवी पर चल रहे कार्यक्रम पर मेरा जरा भी ध्यान नहीं था। मुझे तो बार बार अपने माता पिता की याद आ रही थी। अचानक मेरी आंखों में आंसू आ गए। तभी मौसी मेरे पास आकर बैठ गई। मेरी आंखों में आंसू देखकर मौसी ने मुझे अपने पास खींच लिया और कहा, कांचन, तेरे मम्मी पापा जल्द ही घर वापस आएंगे। अब तू बार बार रोना बंद कर। बार बार रोने से नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है और यह नकारात्मक भावना तेरे पापा की सेहत पर असर डालेगी, क्योंकि तू उनकी याद में रो रही है। इसलिए बार बार रो मत, नहीं तो बाबा जल्दी ठीक नहीं होंगे और फिर तुझे उनसे जल्दी मिलने का मौका भी नहीं मिलेगा। मौसी ने मुझे पूरी समझदारी से सब कुछ समझाया था कि मेरी रोने से नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो रही थी, जो बाबा की तबीयत पर बुरा असर डाल सकती थी, और मुझे यह नहीं चाहिए था। तब मैंने रोना बंद किया। जब मैं शांत हुई तो मौसी ने कहा कि अभी भी मैं नाराज नजर आ रही हूँ। मेरे चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए उसके पास एक शानदार आइडिया था। फिर मौसी मुझे अपनी कमरे में ले गई। उसने मेरे लिए कुछ अच्छे अच्छे सामान खरीदे थे। मुझे वह भी नहीं पता था
फिर मौसी ने मुझे सुंदर सा शॉर्ट फ्रॉक पहनाकर तैयार किया। उस फ्रॉक में मैं सचमुच बहुत अच्छी लग रही थी। मौसी ने मुझे अच्छे से तैयार किया और मुझे बाहर ले आई। वह बोली, अब तुम अच्छे से तैयार हो गई हो, तुम्हें अच्छा लग रहा होगा, तो मैं तुम्हारे अच्छे अच्छे फोटो क्लिक करती हूँ। जैसे ही मौसी मुझे अपनी कमरे से बाहर ले आई, वैसे ही घर के दरवाजे से चाचा भी अंदर आए। वे अभी थोड़ी देर पहले किसी काम से बाहर गए थे। मुझे देखते ही चाचा मेरे पास आए और मेरी तारीफ करने लगे। चाचा ने तो मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरे साथ डांस करने लगे। बीच में आकर मौसी ने डांस रोक दिया और उसने मेरे कुछ फोटो खींचे। फिर अचानक चाचा मेरे पास आकर मेरे साथ फोटो खींचने लगे। उस वक्त बार बार चाचा का हाथ मेरी कमर पर आ जाता था। मौसी का चाचा के इस बेहूदे व्यवहार पर कोई ध्यान नहीं था। वह तो बस हंसते हुए हमारे फोटो खींच रही थी। धीरे धीरे चाचा का स्पर्श सहन करने से बाहर होने लगा। उनका हाथ और ज्यादा बढ़ने लगा। जब मुझे यह एहसास हुआ तो मैं चाचा से दूर हो गई और अपने कमरे में चली गई। उस रात मौसी मेरे कमरे में आई। उसने कहा, अब से तुम मेरी कमरे में सो, वरना रात भर अकेले अपने कमरे में रहकर तुम्हें मम्मी पापा की याद आएगी और तुम अकेले ही रोते रहोगी। तब मैंने मौसी की बात मानी और तुरंत उसके कमरे में सोने चली गई। मौसी के कमरे में जाने के बाद मुझे यह समझ में आया कि मुझे उनके साथ अकेले सोने का मौका नहीं मिलेगा, बल्कि मुझे मौसी और चाचा के बीच सोना था। पहले मुझे यह सब थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मैंने मौसी को इनकार नहीं दिया और उनके और चाचा के बीच सोने के लिए तैयार हो गई। कमरे का लाइट बंद होने के बाद थोड़ी देर में मुझे अपने शरीर पर किसी का हाथ महसूस हुआ। जब मैंने उस हाथ पर हाथ फेरा तो वह हाथ मुझे पुरुष का महसूस हुआ। मेरे पास चाचा सो रहे थे। तब मैंने मौसी को चाचा के चावट हरकतों के बारे में बताने के लिए जानबूझकर उनका हाथ उस हाथ पर रख दिया। मौसी ने भी थोड़ी सी नींद में यह महसूस किया। जब चाचा का हाथ मेरे शरीर पर था तो मौसी ने कमरे की लाइट ऑन की और उसने मुझे अपनी जगह पर सुला दिया और वह मेरी जगह पर सोने चली गई। अगले दिन एक अलग घटना घटी। किचन में रहते हुए मौसी का तेल पर पैर फिसल गया और वह जोर से घुटने पर गिर गई। मौसी को चोट लग गई थी। जब उसे अस्पताल ले जाया गया तो पता चला कि उसका पैर फ्रैक्चर हो गया है। अब मौसी की जगह मुझे घर के सारे काम करने थे। कुछ ही समय में मैं और चाचा मौसी को अस्पताल से लेकर घर वापस आए। घर आते ही मौसी का पैर प्लास्टर किया गया था। उस दिन दोपहर को मुझे खाना बनाना था, तो किचन में जाने से पहले मैंने मौसी का गाउन पहना और किचन में खाना बनाने के लिए चली गई। सबसे पहले तो किचन में फैला हुआ तेल मैंने साफ किया और फिर खाना बनाने लगी। मुझे किसी भी सब्जी को परफेक्ट बनाना आता था, लेकिन चपाती बेलने में मेरी बहुत बड़ी समस्या थी। मैंने कभी भी चपाती नहीं बनाई थी, लेकिन उस दिन मैंने चपाती बनाने की कोशिश की और मेरी कोई भी चपाती गोल नहीं बन रही थी। मैं चपातियां बनाने में व्यस्त थी और अचानक पीछे से चाचा ने मुझे जोर से पकड़ लिया। वे मुझे सुवर्णा कहकर आवाज दे रहे थे। तब मैंने चाचा की ओर मुड़कर कहा, चाचा, कुछ समय पहले ही तो हम दोनों ने मौसी को प्लास्टर लगवाकर अस्पताल से घर लाया है। क्या आप भूल गए कि मौसी अपनी कमरे में आराम कर रही हैं? उस वक्त चाचा के चेहरे पर ऐसा लगा कि सच में वे भूल गए थे कि मौसी उनके कमरे में आराम कर रही है। तब चाचा ने चेहरे पर ऐसा भाव बनाया था कि सच में उन्हें यह याद ही नहीं रहा था कि मौसी उनके कमरे में है। फिर उन्होंने कहा, कांचन, मुझे माफ कर, मुझे ध्यान नहीं रहा कि सुवर्णा को प्लास्टर किया हुआ है। वैसे तो मुझे आदत है कि किचन में मौसी को देखूं, लेकिन मुझे अचानक याद नहीं आया कि उन्हें चोट लगी है। यह चाचा की पहली गलती थी, इसलिए मैंने उन्हें माफ कर दिया। फिर जब मैं रोटी बना रही थी तो चाचा किचन में खड़े होकर मेरी रोटी बनाने की कोशिश देख रहे थे। मैंने 2 रोटियां बेल लीं। मेरे उस प्रयास को देख चाचा बोले, चपाती कैसे बनानी है, ये मैं तुझे सिखाऊंगा। फिर चाचा मेरे पीछे आकर खड़े हो गए और मेरे हाथ पर हाथ रखकर मुझे रोटियां बेलना सिखाने लगे। जैसे ही उन्होंने मुझे सिखाना शुरू किया, मुझे यह महसूस होने लगा कि सिखाने के बजाय कुछ और ही हो रहा था। बार बार उनके गाल मेरे गाल से रगड़ रहे थे और वह मुझे बहुत पास से छूने की कोशिश कर रहे थे। उनका यह अजीब व्यवहार मुझे समझ में आ गया, तो मैंने उन्हें खुद से दूर कर दिया और कहा, चाचा, रहने दो, मुझे जैसे भी हो खाना बनाना आता है, नहीं तो घर में काम करने के लिए मोलक्रीन रख लूंगी। मेरा गुस्सिला चेहरा देखकर चाचा तुरंत किचन से बाहर चले गए।
मौसी ने मेरी बनाई रोटियां खाई थीं और वे भी स्वाद में अच्छी थीं। उसी रात सोने के समय चाचा मेरे कमरे में आए और बोले, कांचन, आज तुम मौसी के पास नहीं सोने आ रही हो? काफी वक्त हो गया है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तब मैंने चाचा से कहा, नहीं, मैं आज नहीं आ सकती, क्योंकि मौसी के पैर में चोट लगी है और रात को मैं थोड़ी अजीब तरीके से सोती हूँ। अगर मौसी के पैर को गलती से लगा तो उसे और तकलीफ होगी और मुझे यह नहीं चाहिए। इस पर चाचा बोले, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। रात को मुझे भी तिरछी तरीके से सोने की आदत है। अगर गलती से मेरा हाथ या पैर सुवर्णा के प्लास्टर पर लग गया तो उसे तकलीफ होगी। मैं एक काम करता हूँ, मैं अपना कंबल लेकर तुम्हारे पास सोने आता हूँ, ताकि तुम्हारी मौसी आराम से हमारे बिस्तर पर अकेले सो सके। मैं अपने चाचा को अपने कमरे में आने से रोक नहीं सकी, क्योंकि वह घर उनका ही था। कुछ समय बाद चाचा अपना कंबल लेकर मेरे कमरे में आए। जैसे ही वे अंदर आए, मैंने उनसे कहा, चाचा, मुझे अपनी माँ से बात करनी है। क्या आप मेरी माँ को फोन लगाकर दे सकते हैं? तब चाचा ने कहा, सुबह बात करवा दूंगा। मैं उनसे अपने माता पिता के बारे में पूछने लगी तो उन्होंने कहा कि वे दोनों ठीक हैं। घर से निकलते समय मैं अपना मोबाइल ले आना भूल गई थी, इसलिए मुझे अपने माता पिता के बारे में पूछताछ के लिए चाचा पर निर्भर रहना पड़ रहा था। मैं उनसे लगातार सवाल पूछती जा रही थी, जिससे वह तुरंत मुझसे मुंह मोड़कर सो गए। मुझे चाचा पर जरा भी भरोसा नहीं था, इसलिए मैंने अपना बिस्तर जमीन पर बिछाया और वहीं सो गई। इसी तरह कुछ दिन और बीत गए। अब मेरी मौसी भी घर पर आ गई थीं और उन्हें आए कुछ दिन हो गए थे। उनके पैर में प्लास्टर लगा हुआ था, इसलिए वे नहाने धोने जैसे काम नहीं कर पा रही थीं। एक दिन मौसी ने मुझसे कहा, अब मुझे ऐसे गंदे शरीर के साथ रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। क्या तुम मुझे स्पॉन्ज करा सकती हो? मैंने तुरंत उनकी बात मान ली और उनके लिए गुनगुना पानी और नैपकिन लेकर आई। जब मैं मौसी के चेहरे पर गीले कपड़े से पोंछ रही थी, तभी चाचा कमरे में आ गए। मुझे ऐसा करते देख चाचा बोले, तुम मौसी की सफाई ठीक से नहीं कर रही हो। रुको, मैं तुम्हें अच्छे से सिखाता हूँ। ऐसा कहकर चाचा मुझे कमरे से बाहर ले गए। उन्होंने मुझे हमारे कमरे में ले जाकर बंद कर दिया तो कहने लगा कि कांचन, स्पॉन्डिंग कैसे करते हैं ये मैं तुम्हें सिखाता हूँ। तभी चाचा गीला तौलिया लेकर मेरे सामने आए। उसने मुझे कमरे के बिस्तर पर बैठाया और स्पॉन्डिंग सिखाने लगा। धीरे धीरे उसका हाथ मेरी गर्दन की तरफ बढ़ने लगा। वह मेरी गर्दन के आसपास बार बार एक ही जगह पर हाथ फेर रहा था। उसके हाथों का स्पर्श मुझे गलत जगह महसूस हो रहा था। मुझे अच्छे और बुरे स्पर्श की अच्छी समझ थी। तब मुझे ये समझ में आया कि चाचा का वह स्पर्श गलत था। जैसे ही मुझे इसका एहसास हुआ, मैंने चाचा को खुद से दूर कर दिया। चाचा की इस अजीब हरकत से मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे मौसी के पास जाकर उसकी शिकायत करनी थी। मैं मौसी के कमरे में गई तो देखा वह आराम कर रही थी। मुझे उसकी नींद में खलल नहीं डालनी थी, इसलिए मैंने अपने आंसू पोंछे और घर के दूसरे कामों में लग गई। शाम को जब मौसी जागी तो मैंने उसे चाय लाकर दी। वह चाय पी रही थी और मैं उसके कमरे में ही बैठी हुई थी। मैंने उससे माँ पापा के बारे में पूछा और कहा कि मुझे उनसे बात करनी है। इस पर वह बोली, कांचन, कल ही मेरी तुम्हारी माँ से बात हुई थी। वे दोनों बिल्कुल ठीक हैं। कुछ ही दिनों में तुम्हारे माँ पापा घर वापस आ जाएंगे। पापा की तबीयत में भी अब काफी सुधार है। मौसी ने आगे कहा, जब तुम्हारी माँ का फोन आया था तो मैं तुम्हें उनसे बात करने बुला लेती, लेकिन माँ ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि कांचन मुझसे बात करते हुए भावुक हो जाएगी और उसका रुआन सा स्वर सुनकर मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगी। अभी तुम्हारे पापा के सामने इस तरह से रोना ठीक नहीं है। डॉक्टर ने भी ऐसा कहा है, इसलिए तुम्हारे माध्यम से हमने अपनी खबर उसे दी है। मैंने मौसी की बात पर विश्वास कर लिया, लेकिन मुझे ऐसा लगने लगा कि वह जानबूझकर मुझे माँ से बात नहीं करने दे रही थी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं उस घर में कैद हो गई हूँ। मुझे वहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। एक दिन मेरी नजर घर के कैलेंडर पर पड़ी। कैलेंडर देखकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि वह कैलेंडर पूरे 1 साल पुराना था। जब मैं मौसी के साथ इस घर में आई थी, उस समय का नहीं, बल्कि उससे पिछले साल का कैलेंडर था। उस दिन मैं अचानक घर के बाहर निकल आई। बाहर आकर मैंने आसपास देखा तो पाया कि वहां जो भी घर थे वे सब बंद थे। केवल मौसी के घर में लोग रह रहे थे। बाकी पूरा इलाका सुनसान पड़ा था।
कुछ दिन पहले जब मैं चाचा के साथ मौसी को अस्पताल लेकर गई थी, तब मेरी इन बातों पर नजर ही नहीं गई। चाचा की गाड़ी की खिड़कियां पूरी तरह काली थीं, इसलिए मैं बाहर कुछ भी नहीं देख पाई और उस समय बाहर देखने का ख्याल भी मेरे दिमाग में नहीं आया। लेकिन अब जो स्थिति मैं देख रही थी वह बिल्कुल अलग थी। अब तो मुझे ये भी याद नहीं आ रहा था कि मौसी के घर आए हुए मुझे कितने दिन हो गए थे। मौसी से आई बाबा के बारे में पूछने पर वह मुझे हर बार वही जवाब देती थी कि वे ठीक हैं और जल्द ही घर आ जाएंगे। मौसी या चाचा ने कभी भी गलती से भी मुझे उनके मोबाइल को छूने नहीं दिया था, लेकिन अब मुझे सब कुछ पता करना था। मैं जानना चाहती थी कि आज की तारीख क्या है, लेकिन उस घर में पुराने कैलेंडर के अलावा और कुछ नहीं था। जब मैं घर में इधर उधर खोजबीन कर रही थी, तभी चाचा की नजर मुझ पर पड़ी। उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं क्या ढूंढ रही हूँ। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे सच्चाई बताने की हिम्मत नहीं हुई। मैंने कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही टाइम पास कर रही हूँ। मेरी बात सुनकर चाचा ने मेरी गर्दन में हाथ डालते हुए कहा, टाइम पास करने के लिए इस घर में बहुत चीजें हैं। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारा टाइम पास करवा दूं। ये कहकर वह हंसने लगे। अब मुझे किसी भी तरह चाचा का मोबाइल पाना था। इसके लिए मुझे मजबूरन उनके साथ हंसकर और अच्छे से पेश आना पड़ा। उस दिन चाचा जैसे ही मौसी के कमरे में गए, मैं उनके पीछे चली गई। उन्होंने मौसी को यह भी बताया था कि मैं थोड़ी देर पहले क्या कर रही थी। इससे मुझे समझ में आ गया कि वे मेरी छोटी छोटी हरकतों पर नजर रख रहे थे। उसी रात चाचा मेरे कमरे में सोने के लिए आए। मैंने जमीन पर बिस्तर लगाकर सोने की बजाय बेड पर सोने का नाटक किया। मुझे बेड पर सोता देखकर चाचा को बहुत खुशी हुई। लाइट बंद होने के कुछ समय बाद हमेशा की तरह चाचा का हाथ मेरे शरीर पर आया, लेकिन इस बार मैंने कुछ नहीं कहा, न उनका हाथ हटाया और न ही लाइट चालू की। काफी देर तक उनका हाथ जिस तरह चल रहा था उसे वैसे ही चलने दिया। धीरे धीरे उनकी खर्राटों की आवाज आने लगी। तभी मैंने धीरे से उनका हाथ अपने शरीर से हटाया और उठकर उनका मोबाइल चुपके से उठा लिया। जब मैंने उनके मोबाइल में तारीख देखी तो मैं हैरान रह गई। मुझे लगा था कि मैं यहाँ कुछ ही दिनों से हूँ, लेकिन हकीकत में मुझे मौसी के घर आए हुए 2 महीने से ज्यादा हो चुके थे। मोबाइल देखते हुए अचानक मेरे कंधे पर चाचा का हाथ आ गया। मुझे समझ आ गया कि उनकी नींद खुल गई है। तब मैंने तुरंत बेहोश होने का नाटक किया। मुझे बेहोश देखकर चाचा ने मुझे अपनी गोद में उठाया और बेड पर लिटा दिया। थोड़ी देर बाद वह मौसी को भी वहां लेकर आए। मैंने दोपहर में ही उनकी बातें सुन ली थीं, जब चाचा मौसी से कह रहे थे कि आज इंजेक्शन का असर थोड़ा देर से हुआ है। चाचा मुझे हर 3-4 दिन पर मेरी जानकारी के बिना एक इंजेक्शन लगाते थे। मैंने दिन में ही पता लगा लिया था कि वह इंजेक्शन कहाँ रखा था। उस इंजेक्शन में भरा हुआ दवा मैंने फेंक दिया था और उसे अपने बेड के पास रख दिया था। तब चाचा मौसी से कह रहा था कि अब हमारी इतने महीनों की मेहनत 2 दिनों में सफल हो जाएगी। जल्द ही इस लड़की का सौदा हो जाएगा और हम लाखों में खेलेंगे। अब इसकी आंखें खुलेंगी तो सीधे दुबई में। ये लड़की हमें इतना माला माल कर देगी, ये हमने कभी सोचा भी नहीं था। उस समय मैं चुपचाप लेटी हुई उनकी बातें सुन रही थी। दोनों मुझे ऐसा इंजेक्शन देते थे जिससे मैं लगातार 4 दिन तक सोई रहती थी और मुझे यह भी पता नहीं चलता था कि दिन कैसे गुजर रहे हैं। असल में सुवर्णा मौसी मेरी माँ की दोस्त नहीं थी। वह बच्चों का अपहरण करने वाले गिरोह का हिस्सा थी। उस गिरोह के ये 2 सदस्य, चाचा और मौसी, मेरे माता पिता के एक्सीडेंट के समय हमारी कॉलोनी में बच्चों की टोह लेने के लिए घूम रहे थे। जब मैं घर पर अकेली थी तो शायद उनकी नजर मुझ पर पड़ी। उन्होंने मेरी और मेरी माँ की बातचीत सुनकर खुद को सुवर्णा मौसी बनाकर मुझे ले जाने की योजना बनाई। इससे पहले मैंने अपनी माँ की किसी दोस्त को कभी नहीं देखा था। माँ हमेशा कहती थी कि कभी कभी रिश्तेदारों के घर मेरे साथ चला कर, ताकि अगर तुम्हें उनकी पहचान न हो तो जरूरत पड़ने पर तुम उन्हें पहचान सको। आज मुझे माँ की वह बात याद आ रही थी, क्योंकि मैं कभी किसी रिश्तेदार के घर नहीं गई थी और इसीलिए मैं असली सुवर्णा मौसी को पहचान नहीं पाई और धोखे से इन लोगों के साथ चली आई। कुछ समय बाद उनकी बातें खत्म हो गईं। चाचा फिर मेरे पास आकर सो गया। मुझे यह भी पता चल गया था कि वह नपुंसक है और मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं कर सकता।
इसलिए उस रात होश में होने के बावजूद मैं निश्चिंत होकर उसके बगल में सो गई। अगले दिन सुबह मेरी मुक्ति का समय आया। सुबह सुबह दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजे पर मेरे माता पिता और पुलिस खड़े थे। मुझे कंप्यूटर का बहुत अच्छा ज्ञान था और मेरा दिमाग भी तेज चलता था। मुझे माँ का नंबर याद था। रात में जैसे ही मुझे थोड़ी देर के लिए मोबाइल मिला, मैंने माँ का नंबर सेव किया और उसे अपनी करंट लोकेशन और सारा विवरण भेज दिया। माँ को मेरी खबर मिलते ही वह पुलिस को लेकर मुझे खोजने निकली और आखिरकार मुझ तक पहुंच गईं। उन दोनों लोगों ने मुझे मेरे घर से 300 किलोमीटर दूर ला दिया था। उन्होंने मेरा सौदा दुबई के एक आदमी से किया था। मेरी तरह कम उम्र की लड़कियों को बेचकर वे लाखों रुपए कमाते थे। लेकिन मेरा भाग्य अच्छा था कि मैं समय रहते उस सब से बाहर निकल आई। आज की इस कहानी से मैं बच्चों को यह सिखाना चाहती हूँ कि वे यह न सोचें कि माता पिता के दोस्तों या रिश्तेदारों से मिलने की उनकी उम्र नहीं है। अगर घर के बच्चों को अपने रिश्तेदारों की पहचान नहीं होगी तो कोई धोखेबाज आकर उन्हें फंसा सकता है। वक्त कभी एक जैसा नहीं होता। हमें कब किसकी जरूरत पड़ेगी ये कहा नहीं जा सकता। इसलिए समाज में घुलने मिलने की आदत डालें और अपने अपनों की पहचान रखें। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय थी ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें